गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू में आज देखेंगे उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू का पार्ट 12 है, ठीक है। बाकी जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज आ रही है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस जीके की, इसको आप ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। इसका निश्चित लाभ आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर वीडियो नहीं देखना चाहता पीवाईक्यू की, तो आप मार्केट से पीवाईक्यू वाली किताब ज़रूर लाइएगा, जिसमें यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के पेपरों को सॉल्व कराया होता है। आप उस बुक का अवलोकन ज़रूर करें, क्योंकि पीवाईक्यू की सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी के इर्द गिर्द आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो इसको फॉलो करना है। चलिए शुरुआत करेंगे आज उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू पार्ट 12। पहला क्वेश्चन है, सुपकारपति पंवार वंश के शासनकाल में कौन था? तो पंवार वंश में सुपकारपति कौन होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इंचार्ज ऑफ रॉयल किचन, ठीक है। तो उस समय जो शाही हमारा भोजनालय होता था, उसका इंचार्ज जो होता था, हेड इंचार्ज, उसको सुपकारपति कहा जाता था। यानी कि जहाँ पर राजा महाराजाओं का खाना बनता होगा, जिस रसोई घर में, उसका जो प्रमुख था उसको सुपकारपति कहते थे, ठीक है। पंवार वंश में अगर हम बात करें तो राजा का जो पद था वो सर्वोच्च था। राजा का पद सर्वोच्च होता था। राजा को बोलांदा बद्रीनाथ कहा जाता था। बोलांदा बद्रीनाथ भी कहा जाता था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास में। राजा के बाद कुछ अन्य पद होते थे, जैसे कि वजीर होता था, दीवान होता था, बख्शी होता था, दफ्तरी होता था, राजगुरु होता था, ठीक है। और इसके अलावा वकील भी पद होता था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। 1886 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उत्तराखंड से इसमें भाग लिया था भाई ज्वालादत्त जोशी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ज्वालादत्त जोशी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो कौन सा पंवार शासक था जिसने जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्याम शाह जो था भैया आपका, इसका शासनकाल था 1611 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक, ठीक है। और श्याम शाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेके गया था, जिसका उल्लेख हमको किस पुस्तक में मिलता है? जहांगीर नामा पुस्तक में मिलता है। जहांगीर नामा पुस्तक में इसका उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर नामा पुस्तक में श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार के नाम से संबोधित किया गया है इस बुक में, राजा के नाम से नहीं। जहांगीर नामा में श्याम शाह को जमींदार श्याम सिंह बोला गया है, श्याम सिंह, ठीक है। तो इस नाम से संबोधित किया गया है। और देखिए श्याम शाह ने जहांगीर से भेंट की थी और ये भेंट काफ़ी ज़्यादा सफल रही थी। उसके बाद हाथी घोड़े वगैरह भी दिए गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में। श्याम शाह को हाथी घोड़े वगैरह भेंट किए किसने? जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो देखिए कुमाऊं परिषद जो था भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी मुख्यतः जो वन समस्याएं उस समय चल रही थी, वन समस्याओं और वन समस्याओं के अलावा जो भी जल समस्याएं चल रही थी, जल समस्याएं, ठीक है, वन समस्याएं और जल समस्याएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा कुली बेगार समस्या, तो इन सभी के समाधान के लिए क्षेत्रीय लोगों ने कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी 1916 में, ध्यान रखेंगे। मुख्यतः वन की जो समस्याएं थी, क्वेश्चन ये बना भी है पूर्व एग्जाम में। वैसे तो वन समस्याएं थी, इसमें जल समस्याएं थी, कुली बेगार वाली समस्या थी, उसके अलावा स्थानीय समस्याएं थी। लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी प्रश्न बनता है कि जो हमारा कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो वन समस्याओं का निराकरण, ध्यान रखेंगे। तो ये 1916 में स्थापित होते हैं। 1921 में क्या होता है, कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है। 1921 में ही फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनती है, तो वन कानूनों में भी सुधार होता है, जिसके तहत क्या होता है 1923 में इसका अंतिम जो है, मतलब जो 5वां अधिवेशन है, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि अब इसकी ज़रूरत है नहीं, जिस काम के लिए हमने इसको बनाया था वो काम तो हो चुका है। तो फाइनली जो लास्ट अधिवेशन होता है इसका 1926 में, गनियातोली वाला, इस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में कर दिया जाता है, ठीक है। गनियातोली यानी कि रानीखेत में होता है अधिवेशन, यहाँ पर ये मर्ज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ शासक है, किसने बनाया था? श्रीनगर को राजधानी अजयपाल ने बनाया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अजयपाल श्रीनगर राजधानी ले गया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए चांदपुर गढ़ी को राजधानी बनाया था भानु प्रताप ने। तो चांदपुर गढ़ी को राजधानी किसने बनाया? भानु प्रताप ने बनाया था, बिल्कुल सही है ये भी। अल्मोड़ा को राजधानी कनकपाल ने बनाया था, ये गलत हो जाएगा। टिहरी को राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था 28 दिसंबर, कब बनाया था? 1815 को। ठीक है, ये सही है। अजयपाल श्रीनगर को राजधानी ले गया। देखिए पहले श्रीनगर जो राजधानी थी पवार शासकों की कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी में थी। भानु प्रताप ने जब जो हमारा भानु प्रताप था, भानु प्रताप या कनकपाल ने दोस्तों आपका चांदपुर गढ़ी में राजधानी बनाई थी। ठीक है, 888 में भानु प्रताप जो है अपनी पुत्री का विवाह करता है कनकपाल से। तो कनकपाल राजधानी बनाता है, तो भानु प्रताप के टाइम से ही चली आ रही थी, वहाँ पे गढ़ था। अजयपाल श्रीनगर राजधानी ले गया था आपका लगभग लगभग कौन सी ईयर में ले गया था? तो ये आपका ले गया था 1517 के आसपास। ठीक है, अजयपाल राजधानी ले गया था। और अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? तो अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की थी बालो कल्याण चंद ने, उससे पहले काली कुमाऊं में थी। बालो कल्याण चंद ने, इसने बनाए थे अल्मोड़ा को राजधानी, कनकपाल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो औरंगजेब ने देखिए आपका सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए, आप सभी को पता है दारा सिकों वाला जो हमारा सुलेमान दारा सिकों और औरंगजेब का कन्फ्लिक्ट चलता है गद्दी को लेकर। तो दारा सिकों का जो पुत्र था सुलेमान सिकों, ये भाग के आ जाता है कहाँ? कुमाऊं राज्य में। कुमाऊं में ये मिलता है बाज बहादुर चंद को, और बाज बहादुर चंद जो था डरपोक था, क्योंकि मुगलों के अधीन था कुमाऊं राज्य। तो वो जानता था अगर औरंगजेब से बैर लिया तो मेरा तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं तो खाली एक स्थानीय जमींदार हूँ, असली राजा तो गढ़वाल क्षेत्र में है। और सुलेमान सिकों को भेज देता है गढ़वाल राज्य में। गढ़वाल राज्य में उस समय राजा थे पृथ्वीपति शाह, पंवार वंश के। पृथ्वीपति शाह के दरबार में स्पष्ट था, पंवार शासन में स्पष्ट था, भैया शरणागत को हम क्या करेंगे? वापस नहीं करेंगे, भले जान देना पड़ जाए। यानी कि शरणागत को बचाना ही राजा का धर्म होता है। इस पालन को करते थे, इस नियम को मानते थे गढ़वाल के राजा। तो औरंगजेब ने जब ये फरमान भेजा कि भाई सुलेमान सिकों को वापस करो, ठीक है, वापस करने के लिए इसने अपना एक दूत भी भेजा था औरंगजेब ने, जिसका नाम था राम सिंह। ठीक है, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने मना कर दिया, भैया बोला हम वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में पृथ्वीपति शाह के मतलब दरबारी जैसे और लोग भी थे, कुछ मिल जाते हैं। और साथ ही हमारा जो मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह पृथ्वीपति शाह का उत्तराधिकारी था। मेदिनी शाह ने यहाँ पर क्या किया? औरंगजेब का ज़्यादा वर्चस्व पाने के लिए एक ये यहाँ पे काम कर दिया कि चुपचाप सुलेमान सिकों को पकड़वा के दिल्ली भिजवा देता है। ठीक है, जिस कारण पृथ्वीपति शाह को बहुत धक्का भी लगता है, और हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है? मेदिनी शाह को राज्य निकाला वाला ऑर्डर दे दिया जाता है। तो रामसिंह इसमें शामिल था। मैंने देखिए उत्तराखंड इतिहास में डिटेल में आपको पढ़ाई ये चीज़ें, ध्यान रखना आप। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो गढ़वाल में एक व्यापक भूमि बंदोबस्त निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसका जो राइट आंसर है बैकेट ने किया था भाई गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त। ठीक है, व्यापक भूमि बंदोबस्त, यानी कि जो बैकेट का भूमि बंदोबस्त था ये सबसे एक्यूरेट भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से माप प्रणाली का प्रयोग करके भूमि बंदोबस्त किया गया था। विकेट बंदोबस्त कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो जो हमारा 1863 था, 1863 से लेकर 73 के बीच में विकेट बंदोबस्त हुआ था। ये 9वां भूमि बंदोबस्त था, 9वां। ठीक है, और ये वैज्ञानिक पद्धति से ही किया गया था। और इसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में भी बांटा गया था उसमें विकेट बंदोबस्त में। पहले नंबर पे थी तालाब भूमि, जो कि सिंचित भूमि होती थी, तालाब भूमि। ठीक है, दूसरी आपकी थी, दूसरा था उपराऊ अव्वल। ठीक है, उपराऊ अव्वल। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो होती थी वो थी उपराऊ दोयम, उपराऊ दोयम भूमि। चौथे प्रकार की जो भूमि थी इसका नाम था इजरान भूमि। ठीक है, और पांचवा जो था इसमें रखी गई थी कटीली या खील भूमि। तो ये 5 प्रकार की भूमि थी, हालांकि बाद में इनको सीमित कर दिया गया 3 प्रकार में, तलाऊ, उपराऊ और इजरान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके आधार पे, जोत के आकार और उत्पादन के आधार पे यहाँ पे लगान की व्यवस्था की गई थी विकेट बंदोबस्त के द्वारा। इसलिए इसको सबसे बोल सकते हैं कि स्पष्ट और सबसे व्यापक भूमि बंदोबस्त था ये। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था भाई? अब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम था वो था बाड़ाहाट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बाड़ाहाट इसका पौराणिक नाम था। ठीक है,
ऐतिहासिक या पौराणिक। उत्तरकाशी जिला कब बना था? तो उत्तरकाशी जिला बना था 1960 में, ध्यान रखेंगे। 1960 में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद बने थे, ध्यान रखेंगे, 3 जनपद बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी बोला गया है? तो मायापुरी जो नाम है ये किसका नाम है? हरिद्वार का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार को प्राचीन शास्त्रों में या ग्रंथों में मायापुरी कहा गया है। बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी, ठीक है। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, क्योंकि पवित्र स्थल है। हरिद्वार जो है आपका पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी समुद्र मंथन के दौरान, और इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला आयोजित होता है, ठीक है। हरिद्वार आपका गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है, ध्यान रखेंगे। धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी वगैरह भी इसको कहा जाता है, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था? तो माधो सिंह भंडारी जी किसके टाइम पीरियड पे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महपति शाह, ठीक है। तो महपति शाह के जो तिब्बत अभियान हुए थे उसमें माधो सिंह भंडारी जी ने भाग लिया था, ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और माधो सिंह भंडारी जो थे इनको गर्वभंजक भी कहा जाता है, गर्वभंजक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों के लिए ही प्रयोग होता है गर्वभंजक, महपति शाह और माधो सिंह भंडारी के लिए। एंड माधो सिंह भंडारी जी स्पेशली जाने जाते हैं मलेथा की कूल के लिए। मलेथा जो इनका गांव था, मलेथा में पानी नहीं आ पाता था, चंद्रभागा नदी थी सामने ही, तो मलेथा में इन्होंने एक क्या बनाया था? सुरंग बना के अपने गांव के जो खेत थे उनको नदी का पानी पहुंचाया था। और बोला जाता है कि इसलिए इसके लिए इन्होंने अपने पुत्र की बलि भी दे दी थी, इतने वीर थे ये, ठीक है। गाँव के भले के लिए अपने पुत्र की, गजे सिंह की बलि भी दी थी। तो इसलिए आज भी जो है माधो सिंह भंडारी जी के पवाड़े उत्तराखंड में गाए जाते हैं। पवाड़े का मतलब होता है इनकी वीर गाथाएं जो हैं, जागर वगैरह में इनकी वीर गाथा गाई जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो भी वीर थे उनकी गाथाओं को ही पवाड़े कहा जाता है। और वीर के लिए भड़े शब्द यूज होता है उत्तराखंड में, भड़े, तभी भड़े भंडारी माधो सिंह बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि माधो सिंह भंडारी है, लोधी रिखोला है, कप्पू चौहान है, ठीक है, बहुत से ऐसे, नीलो कठायत है कुमाऊं में। तो ये ऐसे वीर हुए थे कुछ अपने टाइम पे। सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए देहरादून में आपको पता ही है गुरु रामराय जी आए थे। गुरु रामराय जी को देहरादून में फतेहपति शाह ने जमीन या गांव प्रदान किए थे, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, फतेहपति शाह ने दिया था गुरु रामराय जी को। तो 1676 में आते हैं गुरु रामराय, ठीक है। कहाँ पे? देहरादून में। तो देहरादून में जब ये आते हैं, मतलब श्रीनगर में आते हैं 1676 में, माफ़ कीजिएगा, 1676 में गुरु रामराय श्रीनगर गए। श्रीनगर में फतेहपति शाह बैठे थे। राजा ने इनको 3 गांव दान में दिए, ठीक है। कौन कौन से गांव थे? ध्यान रखेंगे देहरादून में। उसमें एक गांव था आपका खुरबुड़ा, खुरबुड़ा मोहल्ला जो आज देहरादून में है, खुरबुड़ा गांव दिया देहरादून का। दूसरा आपका दिया था आपका राजपुर, खुरबुड़ा, राजपुर, और आपका तीसरा चामसारी, ठीक है। ये 3 गांव राजा ने दान में दे दिए थे उसमें महंत जी को, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब इन गुरु रामराय ने इन खुरबुड़ा, राजपुर, चामसारी में अपना डेरा डाला ना, तो बोला जाता है इसी प्रकार, इसी से हमारा नाम बना था देहरादून का, देहरादून, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देहरादून नाम इसी के आया था अस्तित्व में। और गुरु रामराय जी जाने जाते थे कि इनकी स्मृति में झंडा मेला वगैरह आयोजित होता है, देहरादून में लगता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है झंडा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम था सुलेमान सिको, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुलेमान सिको। मानोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो मानोदय काव्य जो लिखा गया था, मानोदय काव्य किसने लिखा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इसकी रचना की थी किसने? भरत कवि ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भरत कवि ने रचना की थी, और भरत कवि मानसाह का दरबारी था, भरत कवि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भरत कवि किसके दरबारी थे? मानसाह के दरबारी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मानसाह के बारे में भी थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। मानसाह जो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका एक युद्ध हुआ था, पैनागढ़ युद्ध। पैनागढ़ युद्ध का भी वर्णन मिलता है मानोदय काव्य के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और मानसाह के 4 अभिलेख अभी तक प्राप्त होते हैं,
4 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देवप्रयाग के मंदिर से ही प्राप्त होते हैं ये। और भरत कवि इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जहांगीर ने कवि भरत को, जो जहांगीर था मानसा का जो कवि भरत था, उसको ज्योतिक राय की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन भी बनता है, ज्योतिक राय की उपाधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानवोदय काव्य में जो है मानसा की प्रशंसा की गई है, ध्यान रखेंगे। और इस राजा को भीम के समान बलवान बताया गया है, सूर्य के समान तेजस्वी बनाया गया है, और दान देने में जो राजा बलि थे उनके बराबर बताया गया मानवोदय काव्य में। ठीक है, कीर्तिवान राजा बोला गया, ध्यान रखेंगे। देखिए, मानसा के दरबार में एक यूरोपीय यात्री भी आया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। मानसा के दरबार में यूरोपीय यात्री आया था, विलियम फिंच, विलियम फिंच। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर गढ़वाल के संस्थापक कौन थे भाई? अब ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अजय पाल जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अजय पाल। ठीक है, तो अजय पाल के टाइम पीरियड पे श्रीनगर राजधानी बनी थी, ध्यान रखेंगे। देखिए, गढ़वाल का जो एकीकरण किया गया था अजय पाल के द्वारा किया गया था, इसलिए गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजय पाल को। ठीक है, गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। गढ़वाल का ये 37वां शासक था, 37वें नंबर का। ठीक है, अब देखिए 1515 के आसपास क्या हुआ, गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजय पाल जी ने। तो गढ़वाल के जब 52 गढ़ों को जीता तो गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसके बाद देखिए गढ़वाल का एकीकरण करने की वजह से इनको गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, गढ़वाल का भीम भी अजय पाल को, या गढ़वाल का नेपोलियन भी अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1512 में इन्होंने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की, कहाँ से? चांदपुर गढ़ी से। और फिर 1517 में राजधानी को श्रीनगर ले गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि श्रीनगर की स्थापना इन्होंने पहले ही कर दी थी, लेकिन राजधानी बाद में बनाया श्रीनगर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच में रहा था? तो आप सभी को पता है गढ़वाल में गोरखाओं ने अपना अधिकार कब किया था? तो 1804 में युद्ध हुआ था ना, खोड़बुड़ा का युद्ध। खोड़बुड़ा के युद्ध में हमारा अंतिम जो पंवार नरेश थे प्रद्युमन शाह, वीर गति को प्राप्त तो होते हैं। ठीक है, प्रद्युमन शाह, और गढ़वाल पे भी गोरखा राज हो जाता है। और इसके बाद जब 1815 में ब्रिटिशर्स आते हैं, वो खदेड़ते हैं गोरखाओं को, तब तक जो गढ़वाल राज्य है वो भी गोरखाओं के अधीन रहता है। कुमाऊं पर हमारा गोरखाओं ने राज कर लिया था 1790 में, यानी कि कुमाऊं पर लगभग 25 वर्षों तक गोरखा राज रहा, और गढ़वाल राज्य पे लगभग 11 वर्ष तक गोरखा राज रहा। ठीक है, 10.5 से 11 वर्ष तक, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन भी बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन है 1804 से 1815 तक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला टैक्स निम्न में से कौन सा था? देखिए, गोरखाओं ने बहुत से टैक्स लगाए भाई, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी। गोरखाओं के ऐसे ऐसे टैक्स थे कि क्या बताऊं मैं। तो गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा गया। गोरखा केवल 2 ही ब्राह्मणों को तरजीह देते थे, एक थे पांड्य ब्राह्मण, दूसरे थे उपाध्याय। मतलब वो बोलते थे कि हम 2 ही ब्राह्मणों को मानते हैं, बाकी हमारी नज़र में कोई ब्राह्मण नहीं है। ये 2 हमारे कुलगुरु हैं, पांडे जी और उपाध्याय जी। बाकियों को तो भैया टैक्स भी देना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों पर इन्होंने कुसही नामक टैक्स लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुसही नामक टैक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इनके टाइम पीरियड पे एक टैक्स और था गोरखाओं के टाइम पीरियड में, महत्वपूर्ण है, पुंगाड़ी। पुंगाड़ी आपका एक भूमि कर था। ठीक है, ऐसे ही ये लेते थे सलामी नामक टैक्स। सलामी भैया अफसरों को दिए जाने वाला नजराना था। और बाकी टैक्स भी थे, कुछ कुमाऊं के जो चंद वंश के टैक्सेस थे उनको कंटिन्यू किया इन्होंने, कुछ अलग टाइप के टैक्स अपने भी लगाए थे इन्होंने नहीं। ठीक है, जो कि आपको उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आ चुकी है क्लास ये वाली। अगला देखिए, कालसी शिलालेख किससे संबंधित है? तो कालसी जो शिलालेख है भैया, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। सबसे पहले तो देहरादून के कालसी में स्थित है। ये आपका मौर्य शासक अशोक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य शासक अशोक का। इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखनी है आपको, कालसी जो शिलालेख है इसमें 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है। 5 ग्रीक राजा जो है उनका उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, महत्वपूर्ण है, बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोक का काल से अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो बता चुका हूँ मैं आपको, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसके साथ साथ इसकी जो भाषा है प्राकृत भाषा है। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। क्लियर। बाकी खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1860 में। कालसी की खोज कब हुई थी? शिलालेख की 1860 में खोज की गई थी। किसने खोज की थी इसकी? जॉन फॉरेस्टर ने। ठीक है, जॉन फॉरेस्टर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। कालसी का प्राचीन नाम भी आ जाता है, तो कालसी का प्राचीन नाम था कालकूट। कालकूट के अलावा इसको कहा जाता था युगसैल। ठीक है, युगसैल वंश भी था ना यहाँ पे, इसलिए युगसैल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कालसी जो है हमारा यमुना और टॉन्स के संगम पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। अमलाप नदी आती है एक छोटी सी, उसके किनारे पे है ये, जो कि यमुना की सहायक नदी है। कालसी जो है कुनिंद राजाओं की राजधानी भी रहा था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अच्छे से याद रखेंगे। कालसी का जो अभिलेख है इसमें अशोक बोलता है कि मैं हिंसा को त्याग कर अब अहिंसा अपनाऊंगा भैया, युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, जो कलिंग के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था ना, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। काल से अभिलेख के बीच में किसका चित्र है? तो अभिलेख के बीच में हाथी का चित्र बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाथी का चित्र है। चलिए ध्यान रखिए। बाकी 5 यवन राजाओं का इसमें अंत में उल्लेख मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए चंद कालन में भी, चंद काल जो था आपका, उसमें भैया आपका 32 रकम 36 कलम। ठीक है, ये आपका एक 32 रकम 36 कलम टैक्स के संबंध में, ये आपका बहुत एक चर्चित उसमें स्लोगन था एक हिसाब से। अब चंद प्रशासन में जो दस्तूर नामक टैक्स था, दस्तूर लिया जाता था किसके लिए? तो दस्तूर आपका होता था ऑप्शन सी, एक प्रकार का ये नजराना था। ठीक है, कस्टमरी फी थी, नजराना। तो दस्तूर देना पड़ता था उसमें, जो अधिकारी वगैरह होते थे, या कुछ मान लीजिए मेरे घर में कोई बड़ा काम हो गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, या मान लो मेरा कोई घर में बच्चे का जन्मोत्सव है, तो मुझे उस समय अधिकारी को दस्तूर देना पड़ेगा, क्योंकि घर में शुभ काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दस्तूर देना उसमें आवश्यक था। तो ये था आपका चंद शासन काल का दस्तूर। ठीक है, इसके अलावा देखिए चंद शासन काल में बहुत से टैक्स थे, जैसे कि आपका सिरती नामक टैक्स था, जो कि भोटिया व्यापारियों पे लगाया जाता था। बैकर होता था, जो कि अनाज पे लगाया जाता था। ठीक है, मांगा कर होता था, जो कि युद्ध के समय लिया जाता था। और इसके अलावा देखिए आपका भाग कर होता था, भाग कर, जो कि घराट पे लगता था। घराट पे जो भी आटा पीसने जाएगा वहाँ पे भाग कर लगता था। ठीक है, यानी कि आपका, माफ कीजिएगा, 32 रकम नहीं होगा, 36 रकम 32 कलम था। ठीक है, 36 रकम 32 कलम नामक टैक्स था उसमें। ठीक है, 36 रकम 32 कलम। तो 36 रकम 32 कलम का मतलब ये था कि कुल मिला के 36 और 32 68 प्रकार के टैक्सेस थे उसमें। ठीक है, 36 तो डायरेक्ट रकम थी, 32 कलम के द्वारा, यानी कि जो राज दरबार के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतने बोला गया है, ये ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मुश्किल से 20-22 या 18-20 टैक्स है जो हमको प्राप्त होते हैं। कुल मिला के 20 टैक्स मेनली प्राप्त होते हैं, जो कि जनता से उसमें लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बाकी यार वीडियो देखना आप, चंद की प्रशासन व्यवस्था उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लासेस जो यूट्यूब पर है, उसमें मैंने बताया अच्छे से। तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तो तालेश्वर का जो ताम्रपत्र है, ये उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ठीक है, किस शासक से होना चाहिए, यहाँ पे शासक का नाम देना चाहिए। तो तालेश्वर ताम्रपत्र, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि तालेश्वर जो ताम्रपत्र है भाई, बताइए, जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तालेश्वर जो ताम्रपत्र हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र आपका द्युतिवर्मन से रिलेटेड है। ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्युतिवर्मन, द्युतिवर्मन। ठीक है, इससे रिलेटेड है हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र। कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन ये भी बनाता है कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, ये किस वंश से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है अल्मोड़ा से मिले थे, और इसमें पौरव वंश के शासकों का उल्लेख है, पौरव वंश। अब पौरव वंश में और भी शासक हुए। ठीक है, पौरव वंश की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके शासक कौन थे? पौरव वंश का संस्थापक अग्निवर्मन था। अग्निवर्मन के बाद उसका पुत्र बनता है द्युतिवर्मन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें द्युतिवर्मन यानी कि द्युतिवर्मन जो है, और इसके साथ साथ हमारा विष्णुवर्मन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही होगा वैसे, विष्णुवर्मन, दोनों का ही उल्लेख है। तालेश्वर ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन दोनों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए और बी होना चाहिए वैसे इसका उत्तर। और जो ये हमारे तालेश्वर ताम्रपत्र थे, इनकी भाषा है संस्कृत।
क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इनकी भाषा है संस्कृत और लिपि है इसकी ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी। कालसी जो अभिलेख था किसमें है? कालसी अभिलेख आपका ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है। जबकि तालेश्वर जो हमारे अभिलेख हैं, तालेश्वर का जो हमारा अभिलेख प्राप्त होते हैं अष्टधातु के ताम्रपत्र जो प्राप्त होते हैं, ये आपका संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था दोस्तों आज उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड जी के PYQ क्लास। और आज हमने देखा पार्ट 12। किसी भी प्रश्न में आपको लगता है मुझसे त्रुटि हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखें और आगे देखिए टेस्ट सीरीज आपकी आज या कल में लॉन्च हो जाएगी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के लिए फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट है जी के, जिसमें आपका कंप्लीट आपका पेपर रहता है 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 का GS और 40 का उत्तराखंड स्पेशल। 100 नंबर का पेपर रहेगा, यानी कि कंप्लीट UK SSS लेटेस्ट सिलेबस पे, पैटर्न पे, ठीक है। तो आज या कल में ये लॉन्च कर देंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।